दोस्तों नमस्कार। द पब्लिक इंडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को देखें, पसंद करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाएं, साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस समय की जो स्थिति है उसमें सच के अलावे कोई विकल्प नहीं है और झूठ से निजात का कोई रास्ता नहीं। तो इस कठिन घड़ी में हर किसी को अपना अपना और एक सामाजिक सच जो सबके हित में हो उसको जरूर तलाशने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, अभी पूरे देश में फायर सीज फायर का खेल खेला जा रहा है। राजनीति में सीधी उंगली, टेढ़ी उंगली और पता नहीं क्या क्या चीज इस्तेमाल हो रहा है। देश में कोई ठीक से यह बताने को तैयार नहीं कि सीज फायर हो चुका है या फायर ओपन ही है। इतनी तरह की अंतर विरोधी बातें आ रही है कि जनता के मन में पूरा भ्रम बना हुआ है। कभी कहा जाता है कि अभी टेलर बाकी है, अभी ये तो टेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। तो ये न समाप्त हो रहा है न रुक रहा है और यही इसकी प्रक्रिया शायद चलती रहेगी। अब सोचिए कि ठीक बीच जब यह ऑपरेशन हो रहा था, ऑपरेशन सिंदूर, तो ठीक उसके बीच में जब उच्च स्तरीय बैठक हो रही थी तो बैठक से निकल करके जाति जनगणना पर सरकार की स्वीकृति की सूचना मिली। सूचना पाकर जो इसके पक्ष में विचार व्यक्त करने वाले लोग थे वो काफी उत्साहित हुए और चकित भी हुए कि चलिए सरकार ने बात मान ली। लेकिन जिस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि कब शांति है और कब युद्ध है, कब अशांति की स्थिति है, कहना बिल्कुल मुश्किल है। ऐसे में जनता के अधिकार के मामले पर बात करना, रोजी रोटी की बात करना और किसी भी जायज सवाल जो नागरिक अधिकार से संबंधित हो उसका सवाल उठाना अपने आप में लगता है जैसे कि ये बेईमानी हो गया, इसका अभी अवसर नहीं है। लोग तुरंत कहेंगे कि ये राजनीति की बात है। रोजी रोटी की बात राजनीति की बात नहीं होती है। रोजी रोटी की बात तो जीवन यापन, जीवन शैली की बात होती है। क्या सारे काम अस्त व्यस्त हो जाएंगे? क्या सारे काम जीवन के रुक जाएंगे? तो इस फायर सीज फायर के खेल में पूरा देश फंसा हुआ है। अभी प्रतिनिधि मंडल को विदेश भेजे जाने की जरूरत है। जाहिर है कि प्रतिनिधि मंडल विदेश में जाकर के भारत की छवि को, भारत के स्टैंड को वो वहां पर बताएंगे और यह जरूरी भी है। यह जरूरी इसलिए भी और ज्यादा हो गया है क्योंकि जिस तरह से भारत बिल्कुल अलग थलग पड़ गया जैसा लगता है। लोग कह रहे हैं, इस तरह की भावना लोगों के मन में आ रही है कि जब संकट की घड़ी आई, जब ऐसा वातावरण आया तो दुनिया का कोई भी महत्वपूर्ण देश हमारे साथ खड़ा नजर नहीं आया। हमारे साथ खड़ा होने का मतलब आतंकवाद के विरुद्ध जो हमारी भारत की जो लड़ाई है उस लड़ाई में कोई देश सामने नहीं आया। घटना का विरोध जरूर कुछ देशों ने किया और घटना के बारे में लोगों ने जरूर कहा कि नहीं, आतंकी घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन नहीं होनी चाहिए आतंकवाद के को प्रश्रय देने वाले लोगों के खिलाफ, उस देश के खिलाफ किसी कार्रवाई की तरफ कोई रजामंदी नहीं दिखी। अब भारत की छवि कैसी है विदेशों में? ये तो जो लोग विदेश जाते हैं वो वहां से आकर बताते हैं कि बहुत अच्छी छवि नहीं रह गई है और उस छवि को फिर से उसका पुनर्निर्माण छवि का जरूरी है। अभी हमारे कुछ जानने वाले लोग अमेरिका वगैरह गए थे तो वहां से उनके जो वीडियो वगैरह आए हैं, जो उन्होंने बातें रखी है सामने, उससे तो यही लगता है कि हमारी छवि कमजोर हुई है। और जिस तरह से शक्तिशाली राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति हर बात पर भारत के ऊपर इस तरह की बात कर देते हैं जिससे हमारे प्रधानमंत्री के स्टैंड का या हमारे देश का अपमान होता है, यह हमारे नागरिकों का अपमान है, यह हमारी संप्रभुता का अपमान है। तो प्रतिनिधि मंडल तो जाना चाहिए, लेकिन जिस ढंग से प्रतिनिधि मंडल का गठन किया गया है
देखिए, राजनीति के पास हर सवाल का जवाब होता है। वे जानते हैं कि सच क्या है, उसके पीछे का इरादा क्या है, लेकिन फिर भी उसको सामने रखते हैं। अब जब कांग्रेस से आपने नाम मांगा, तो कांग्रेस से नाम मांगने के बाद जो कांग्रेस ने नाम दिया, उसमें से, उस सूची में से आपने नाम बमुश्किल लिया, एक आदमी का नाम लिया, और कांग्रेस में जो सारे लोग थे जिन लोगों का आपने नाम लिया तो उसके में शामिल किया है, उसके पीछे के इरादे को समझना बहुत मुश्किल तो नहीं है। वेटरन पत्रकार लोग बता रहे हैं, तर्क दे रहे हैं कि जैसे मान लिया शशि थरूर का ही मामला, शशि थरूर विद्वान आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, अमेरिका में काम कर चुके हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, उनकी योग्यता पर कोई सवाल नहीं है। सवाल तो सरकार के इरादे पर है। जाहिर है कि राजनीतिक कारणों से ही कांग्रेस ने भी उनका नाम नहीं दिया होगा। जितने साथी मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री जी ने या हमारे मुख्यमंत्रियों ने उनको अपने मंत्रिमंडल में रखा है, सबको क्या योग्यता के आधार पर रखा है या राजनीतिक योग्यता, राजनीतिक अनुकूलता के आधार पर रखा है? तो लोकतंत्र में तो चयन ऐसे ही होता है। ऐसे अगर नहीं होता तो हमारे इस सूची में जो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हैं, वे भी एक बहुत योग्य आदमी हैं। वे अमेरिका से भारत के रिश्ते को भी जानते हैं, तो वे इसमें जा सकते थे, लेकिन उनका नाम तो नहीं लिया गया। अब उनका नाम नहीं लिया गया तो उसके पीछे भी अपने कारण है। देखिए, प्रतिनिधिमंडल जाए, इसमें कोई गलत बात नहीं है, और कांग्रेस भी इस बात को महसूस तो कर रही है, लेकिन इस स्थिति में नहीं है कि इस चयन को चुनौती देना भी नहीं चाहिए सरकार को। अगर लगता है कि इसी तरह से छवि सुधर सकती है तो ठीक है, सरकार आगे बढ़े। लेकिन संसद का सत्र अगर पहले बुला लिया गया होता, अगर संसद सत्र से बात बनती, सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री आए होते, वहां से कोई एक कॉमन जो सामान्य जो एक मैंडेट, एक मैसेज जाता, तो ये पता चलता कि भारत का यह मैसेज है, भारत का यह स्टैंड है। ठीक है कि विदेश मंत्रालय उस बात को अपना संभालेगा, और हमारे जो सक्षम अधिकारी हैं वे इस बात को देखेंगे कि कैसा मैसेज जाना चाहिए, किस देश के साथ किस तरह से डील करना उचित होगा। देखिए, हमारे इस समय जो विदेश मंत्री हैं वे भी कभी सचिव रह चुके हैं, विभिन्न देशों में भारत के राजदूत भी रहे हैं, और उन्होंने विदेश मंत्रालय को अच्छी तरह से अनुभव किया है, समझा है। और अभी जो हमारे इस प्रतिनिधिमंडल को जो एक तरह की जो फीडबैक देंगे, वे भी हमारे विदेश सचिव ही हैं। तो पूरा का पूरा हमारा विदेश मामला क्या ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से, वर्तमान ब्यूरोक्रेट्स, पुराने ब्यूरोक्रेसी के लोग, रिटायर्ड लोग, क्या उन्हीं के हवाले हो गया है? विदेश नीति एक राजनीतिक विषय है, न कि एक ब्यूरोक्रेटिक टॉपिक है। बहरहाल, लेकिन फैसला तो सरकार को करना है, कोई सर्वदलीय बैठक नहीं। देखिए, भारत के पास जो ताकत है, वह ताकत भारत को राफेल से नहीं मिलता है, अस्त्र शस्त्र से भारत को ताकत नहीं मिलती है। भारत को ताकत मिलती है उसकी नैतिक शक्ति से, और उसकी नैतिक शक्ति थी, क्योंकि आप हमें याद करना होगा, बार बार अपने इतिहास में जाना होता है, हमारी नैतिक शक्ति हमारी गंगा जमुनी संस्कृति से है, हमारी नैतिक शक्ति हमारी सहिष्णुता से है, हमारी नैतिक शक्ति का संबंध हमारे सह अस्तित्व की सार्वभौमिक भावना से है, हमारी नैतिक शक्ति का अर्थ समावेशी समाज से है। लेकिन हमारे समाज में भी ऐसी स्थितियां रही है जिसे बहुत सर्वसमावेशी नहीं कहा जा सकता है, भेदभाव भी रहा है। लेकिन बाहरी दुनिया में जाकर के कभी भी हमने भारत भीतर से विभंजित या किसी प्रकार की समस्या वाले राष्ट्र के रूप में हम नहीं प्रकट हुए हैं, नहीं हमें समझा गया है, क्योंकि हमारे यहाँ एक अद्भुत किस्म की एकता है, और अद्भुत किस्म की एक तरह का आत्म विरोध भी है। तो इसके साथ जीने के हम सदियों से आदी रहे हैं, आज से नहीं। भारत की बसावट जिस ढंग से हुई है, उस बसावट में ही यह बात है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति आदरणीय ट्रंप जी ने जब 1000 साल से इस संघर्ष की बात कही, अभी जो वर्तमान संघर्ष है उसके संदर्भ में एक बार उनकी आवाज आई कि ये लोग अपना मामला देख लेंगे, हालांकि बाद में उस से बदले। तो 1000 साल से
संघर्ष की बात कर रहे हैं। तो भारत पाकिस्तान के युद्ध की या भारत पाकिस्तान के संघर्ष की बात नहीं कर रहे थे, वे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे हिंदू मुसलमान के बीच के संघर्ष की बात कर रहे हैं। अब अगर तुर्की ने अगर भारत का समर्थन नहीं किया है, अगर तुर्की ने समर्थन कर दिया पाकिस्तान का कि वो इस्लामिक कंट्री का नेता सुल्तान बनना चाहता है, तो हमारे पास क्या जवाब होगा जब हमारे देश के जो आला कमान हैं, जो बड़े लोग हैं, वे देश में हिंदू हृदय सम्राट बनना चाहते हैं। तो जाहिर है कि जब हम ऐसा बनना चाहेंगे तो सामने वाला भी वैसा बनना चाहेगा। भारत की ताकत इन सब बातों में नहीं है, भारत की सबसे बड़ी ताकत इसके डेमोक्रेसी एंड डेमोग्राफी में। लेकिन बार बार इस तरह की कोशिश की जाती रही है कि हमारे अंदरूनी मामला को इस तरह से उछाला जाता है कि लगता है कि भारत एक भीतरी लड़ाई भी लड़ रहा है। ऐसे में कहाँ की जाति जनगणना और कहाँ रोजी रोटी का सवाल, कहाँ आर्थिक प्रगति, कहाँ लोगों को एक सभ्य जीवन यापन के अवसर, इन सारी चीजों पर लगता है कि अब कोई चर्चा भी नहीं होगी, क्योंकि दिन रात तो मुख्य मीडिया ही नहीं बल्कि सोशल प्लेटफॉर्म पर भी उन्हीं सब तमाम बातों की चर्चा हो रही है जो इस संघर्ष से संबंधित हैं। इसके बाहर तो हम जा ही नहीं पा रहे हैं। और जो बाहर की स्थितियां हैं वो निरंतर दूसरे ढंग की हो रही है। प्रतिनिधि मंडल को हमारे पड़ोसी देशों में भी जाना चाहिए था या जाना चाहिए, क्या पता सरकार के पास इस तरह की कोई प्लानिंग होगी कि पड़ोसी देशों में भी भेजा जाए हमारे सांसदों को। हमारा बगल का देश नेपाल है, उसे राष्ट्र कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है, राष्ट्र एक राष्ट्र होता है। तो नेपाल के साथ संबंध सुधारने की बात की जानी चाहिए और जो संबंध पहले से सही रास्ते पर है उसे मजबूत करने की बात की जानी चाहिए। आपने तुर्की और अजरबैजान का तो आपने बहिष्कार करने की घोषणा गली गली से हो रही है, चीन का लोग नाम तक नहीं ले रहे हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि चीन का नाम लिया जाना चाहिए, मैं यह कह रहा हूं कि तुर्की और अजरबैजान का भी उस ढंग से बहिष्कार नहीं करना चाहिए। यह सब कुछ काम ऐसे होते हैं जो बिल्कुल साइलेंट रूप से होने चाहिए। जनता की अगर भावना इसके साथ है, और जाहिर है कि जनता की भावना आहत है। जो भारत को पहले यह दिखाया गया था कि हम विक्टिम हैं, अब यह छवि बन गई है कि हम विक्टिमाइजर हैं। हमने तुरंत यह फैसला कर लिया कि हाँ, जो पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई है वो पाकिस्तानियों की ही की हुई है, उन्होंने ही की है, और उसमें स्टेट एक्टर नॉन स्टेट एक्टर का कोई फर्क भी नहीं रखा गया। हो सकता है दूसरे देश के भी लोग हों, थोड़ा सा जांच परख करके, थोड़ा सा समय लेकर के, थोड़ी सी बातचीत करके भी इस काम को किया जा सकता था। देखिए, जनभावना तो आक्रोश में तो वो कुछ भी मांग कर सकती है, लेकिन जो लोग सत्ता के शिखर पर बैठे हुए हैं उन्हें तो थोड़ी गंभीरता से इस बात को सोचना चाहिए। लेकिन जो भाषा विकसित हुई इस बीच में, मिट्टी में मिला देंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर यही बात थी तो असल में ऐसा नहीं कि आपने जो कहा और जिस तरह का उन्माद उत्पन्न हुआ उसके बरक्स यह कहा जा रहा है कि यह सीज फायर असमय हो गया या सीज फायर को भारत के यहाँ से होना चाहिए था, जहाँ से इसकी घोषणा होनी चाहिए थी, वहां से घोषणा नहीं होकर के अमेरिका से घोषणा हुई और उन्होंने कह दिया कि अगर वार और व्यापार यानी कि वार और ट्रेड एक साथ नहीं चलेगा, तो हमें कहना चाहिए कि टेरर और ट्रेड भी एक साथ नहीं चलेगा। अगर आप टेरर का समर्थन करते हैं तो चीन के साथ जो हमारी या तुर्की के साथ भी जो हमारी जो आर्थिक जो हमारे जो संबंध है, जो वाणिज्यिक संबंध है, उन संबंधों को पुनर्विचार करने के लिए भी एक लंबा समय लगेगा। हमारे शिष्टमंडल को, हमारे सांसदों को वहां जाकर के भी अपने पक्ष में वातावरण बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बांग्लादेश जाना चाहिए। जिस बांग्लादेश ने अभी तीस्ता जल समझौता किया है चीन के साथ, उनका कुछ अपना हुआ है, और वहां जिस ढंग से 7 सिस्टर्स की बात वो कर रहे थे, उनकी नजर लगातार गड़ी हुई है। जिस ढंग से मणिपुर की बात की जाती है, अरुणाचल प्रदेश की, चीन तो कहता है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा नहीं, दक्षिणी तिब्बत है, और उसे वो जांगनान के नाम से उसकी बात करता है कि वो इलाका है। अभी उसने कई जगहों के नाम बदल दिए और धीरे धीरे वह इधर जा रहा है। इधर हमारे 7 सिस्टर्स पर तो उनकी नजर बनी हुई है। निश्चित रूप से हमें यकीन है कि सरकार इन विषयों पर सोच रही होगी, लेकिन जनता के पास, हम लोगों के पास, सामान्य नागरिक के पास
जो खबर आनी चाहिए, जिस ढंग से उसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए, वैसा नहीं करके हर बात को अगर आप सिर्फ राजनीतिक लहजे में ही कहेंगे, जनता के लहजे में किसी बात को कहना ही नहीं चाहेंगे और यह मानकर चलेंगे कि जनता को सिर्फ हाँ में हाँ मिलाना है, हाँ जी करना है, हर बात में सहमति ही व्यक्त करनी है बिना समझे, समझने की सहमति के लिए समझ की जरूरत का जब आप निषेध कर देंगे, जब सहमति के लिए समझ की जरूरत को नहीं महसूस करेंगे, तो एक बहुत ही विचित्र किस्म की स्थिति उत्पन्न होती है। कई बड़ी संस्थाएं हैं जो अपने आप को सांस्कृतिक अभिभावक के रूप में इस देश के पेश करने की हमेशा पहलकदमी करती रही। वे लोग खामोश हैं, उन लोगों को भी कुछ बोलना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है देश में। लेकिन चलिए, कुल मिलाकर के बहिष्कार की राजनीति से किसी का लाभ क्या होगा नहीं होगा। जनभावना तो होगी ही जिस ढंग से आक्रमण हुआ है। अगर जनभावना इतनी उत्तेजना में हो, इतनी आक्रामकता में हो और इस तरह की बातों, तो यही तो आतंकी लोग चाहते हैं। यहाँ भावनाएं हमेशा भड़की रहे, यहाँ हमेशा नागरिक आपस में बटे रहे, तो हम तो उनको कामयाब कर दे रहे हैं। जिस चालाकी से, जिस समझदारी से हमारे प्रधानमंत्री, शायद ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं भारत के जिन्होंने सबसे अधिक देशों की यात्रा की है इतने दिनों में, और सबसे कई जगह से उन्हें बड़े पुरस्कार मिले हैं उन देशों के, और सभी नेताओं से उनके दोस्ताना रिश्ते हैं, राष्ट्राध्यक्षों से। तो फिर ऐसी स्थिति क्यों आ गई? ऐसी स्थिति अगर आ गई है तो उसके पीछे निश्चित रूप से हमें यह सोचना होगा। ठीक है, 1994 में या जब कभी भी स्थिति हुई है तो हमारे यहाँ के सांसद लोग गए हैं, भेजे गए हैं समूह में बात करने के लिए, लेकिन अभी जो भेजे जा रहे हैं वह बिल्कुल भिन्न परिस्थिति है। और इस भिन्न परिस्थिति में जब उनको भेजा जा रहा है, और अगर यह संकेत जाएगा, उनके पास जो खबरें जाती है वही नहीं जाती है जो वहां पर जिसका फेस वैल्यू होता है, बल्कि वे बातें भी उनके दिमाग में होती हैं जिनका फेस वैल्यू नहीं होता है, जो अपने तरीके से जिन बातों को जानते हैं उनको पता रहता है। जैसे हमारे देश अक्सर ये होता है कि हम यह तो समझते हैं कि अपने पड़ोसियों की हर बात को हम जानते हैं, उनके घर में क्या घट रहा है, उनके परिवार में क्या हो रहा है, लेकिन यह भूल जाते हैं कि हमारे घर के भी रहस्य को वे उन्हीं सूत्रों से, उन्हीं माध्यमों से, उन्हीं तरीकों से वे भी जानते होंगे जिन तरीकों से हम जानते हैं। तो इसमें हमें थोड़े खुलेपन की भी जरूरत महसूस की जानी चाहिए और नागरिकों के बीच में सही संवाद जाना चाहिए। लेकिन मीडिया की तो कोई भूमिका नहीं है। मीडिया तो सही संवाद को सही तरीके से पेश करना शायद मीडिया को आता ही नहीं है, मीडिया तो भूल ही गया है। कई बड़े पत्रकारों को देखता हूं, वे भी जब आते हैं, ठीक है उनका अपना एक पक्ष है, लेकिन वे भी जिस शैली में आजकल बात करने लगे हैं उससे यही लगता है कि ये इसलिए सही है कि वे कह रहे हैं कि सही है इसलिए सही है। यानी पब्लिक ओपिनियन को सही ढंग से सही आयाम पर लाने की चिंता किसी को नहीं है। तो हमारा जो न्यायालय की भूमिका है, न्यायालय को जिस ढंग से बात की जा रही है, जिस तरह से विभिन्न संस्थाएं हैं, उसमें भी बड़े छोटे का हिसाब लगाया जा रहा है, यह अद्भुत है। अभी आपके ध्यान में होगा ही, इन तमाम बातों पर आप सोचिएगा, अभी तो आपके ध्यान में होगा कि जिस प्रकार से तमिलनाडु के जो गवर्नर साहब थे, उन्होंने वहां के मतलब जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार और उसकी विधानसभा में पारित विधेयकों को जिस ढंग से बहुत दिन तक, 2.5-3 साल तक, माने अस्वाभाविक समय तक बिना विचार किए उनको वह वापस करना था तो वे वापस कर सकते थे। नहीं उनको कोई सुझाव देना था तो सुझाव दे सकते थे, सरकार से बात कर सकते थे, या उसे अगर केंद्र सरकार पर उसको केंद्र सरकार को विचार किए जाने की जरूरत महसूस करते थे तो उसे वो भेज दिया जाना चाहिए था। लेकिन यह तो कोई नीति ही नहीं हुई कि आप उस पर विचार ही नहीं करेंगे, फिर तो सरकारें काम कैसे कर पाएंगी। फर्ज कीजिए कि अगर केंद्र सरकार कोई बिल पास करे और इसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति की उस पर ध्यान ही नहीं दें तो कैसे चलेगा साथ में। लेकिन भारत में इस समय जो समस्या है
वह शासन के संकट से अधिक लोकतंत्र के स्वरूप का संकट है। और लोकतंत्र के स्वरूप के संकट पर जब ये बात आ गई है, अब जो सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था, आप सभी जानते हैं, इसलिए डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था और कहा था कि एक नियत समय, जो मान लीजिए 3 महीना से है, तो 3 महीना के भीतर में फैसला कर लिया जाना चाहिए किसी भी विधेयक पर जो सरकार के द्वारा, विधानसभा के द्वारा पारित होकर के गवर्नर के पास पहुंचता है, या विधानमंडल के द्वारा किसी भी ऐसे अध्यक्षीय ताकत के पास, शक्ति के पास, संस्था के पास चीजें पहुंचे, चाहे वो राष्ट्रपति के बारे में भी कहा गया। अब सवाल ये उठा लिया गया कि अभी हमारे उपराष्ट्रपति ने उस समय में जगदीप धनखड़ ने ये कहा था कि ये सरकार के पास एक मिसाइल की तरह है, न्यूक्लियर मिसाइल की तरह। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर जवाब देगी क्या करे नहीं करे और कौन सी बात सही है नहीं है, लेकिन इससे जनता का मन काफी उन्मथित होता है कि इस कठिन घड़ी में भी इस तरह के सवाल सब उठाए जा रहे हैं, इस तरह की सवाल बातें उठ रही हैं। तो इन तमाम बातों पर आप सोचिए, विचार कीजिए और अपने विचार प्रक्रिया को जगाए रखिए। एक सजग नागरिक की भूमिका में हमें रहना है और कोशिश कीजिए कि भारत को शक्ति मिले, भारत की छवि बेहतर हो। और ये जो प्रतिनिधिमंडल विदेश जा रहे हैं उन सबों के प्रति पूरे भारत की तरफ से, हर किसी के तरफ से शुभकामनाएं। आपसे अनुरोध है इस वीडियो को देखें, इसे लाइक करें, पसंद करें और शुभकामना दें कि हमारा प्रतिनिधिमंडल अपने अभियान में सफल हो। आज के लिए धन्यवाद।